हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कोलबर्ग ने क्या किया था। कोलबर्ग ने जो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था, जो अपना मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया, उसको ही रूपांतरित किया है। किसने? तो कोलबर्ग ने। और कोलबर्ग के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, हम स्टेज थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। साथ में इन्होंने ये माना कि नैतिक व्यवहार का जो विकास होता है वो जन्मजात नहीं होता है, बल्कि ये सामाजिक परिवेश की वजह से हम जो नैतिक व्यवहार बालक जो है सीख रहा होता है सामाजिक परिवेश के कारण। और कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 में इन्होंने प्रतिपादित दिया और जिसको इन्होंने 1981 और 84 में इन्होंने संशोधित भी किया। नैतिक विकास के बारे में इन्होंने 6 चरण बताए हैं कोलबर्ग ने, और किस तरीके से उन्होंने उन 6 चरणों को आगे के सेशन में हम कंटिन्यू, आप बने रहिए सेशन में, हम देखेंगे कि वो कौन से 6 चरण हैं। साथ में इन्होंने ये बताया कि नैतिकता से तात्पर्य इनका क्या था। तो नैतिकता से तात्पर्य सही गलत में अंतर करना ही नैतिकता का तात्पर्य इनके अनुसार है। एवं इन्होंने ये जाना कि जो सही और गलत के बारे में निर्णय लेने के लिए जो हमारी चिंतन प्रक्रिया जो शामिल होती है उसे ही हम नैतिक तर्कणा या मॉरल रीजनिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम सही और गलत के बीच में निर्णय ले पाते हैं, या फिर हम बोल दें हम चिंतन कर पाते हैं क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जब हम दुविधा में रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं सही गलत का, तो उसे हम नैतिक द्वंद्व या दुविधा या मॉरल डायलेमा के नाम से हम जानते हैं। कोलबर्ग ने माना कि बच्चों में जो नैतिकता का विकास होता है वो 4 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, लेकिन इस उम्र में जो नैतिकता का विकास इनके इस उम्र में जो हो रहा होता है वो डर, भय या दंड के प्रभाव के कारण होता है। साथ में इन्होंने ये माना ये जो नैतिक विकास के जो चरण होते हैं वो सार्वभौमिक, वो यूनिवर्सल होते हैं, और ये जो नैतिक विकास कि यदि हम बात करें तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल होता है। और इन्होंने नैतिक चिंतन के 3 बुनियादी स्तर बताए हैं एवं उन्हें पुनः 2-2 चरणों में विभाजित कर दिया है। इसीलिए बोला गया है कि नैतिक विकास के कुल 6 चरण हैं। कितने चरण हैं? कुल 6 चरण हैं। और स्तर की यदि हम बात करें तो कुल 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? तो हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा, पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे हम प्री कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। इसे रूढ़िगत स्तर, लौकिक स्तर भी कहा जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है परंपरागत रूढ़िगत स्तर। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है पाश्च परंपरागत स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आता है। आइए अब हम देखेंगे कि कौन से स्तर में कौन कौन से चरण होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक तो देख लिया था और यहाँ पे हमने जो है विद इन फ्यू मिनट्स हमने एक रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक में, जो हम अभी देखने जा रहे हैं। क्या है हमारा कि पूर्व परंपरागत लौकिक स्तर, और वी कैन से प्री कन्वेंशनल लेवल, ये है क्या? तो इस स्तर के लिए नैतिक विकास के बारे में इन्होंने बताया कि नैतिक विकास अवस्था में होता है, यानी कि अलग अलग अवस्थाओं में होता है। ऐसा किसने कहा? कोलबर्ग ने कहा। क्यों उन्होंने अवस्था के बारे में कहा? क्योंकि जीन पियाजे ने अवस्था का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, और जो कोलबर्ग है, कोलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को रूपांतरित किया हुआ है, तो इसीलिए इन्होंने अवस्था पर बल दिया। लेकिन कोलबर्ग का मानना है कि जो नैतिक विकास है वो सामाजिक परिवेश की वजह से होता है। किसकी वजह से हो रहा होता है? तो सामाजिक परिवेश की वजह से होता है, ऐसा कोलबर्ग मानते हैं। आइए हम देखते हैं ये जो प्रथम स्तर है, जिसे हम पूर्व परंपरागत रूढ़िगत स्तर या लौकिक स्तर के नाम से जानते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल के नाम से जानते हैं, वो है क्या? तो इसमें बताया गया है कि 4 से 10 वर्ष। कितने वर्ष? देख करके बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। क्या लिखा हुआ है? 4 से 10 वर्ष, यानी कि इसे बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। 4 से 10 वर्ष यदि हम बात करें तो क्या बताया गया है कि ये चाइल्डहुड है। क्या है? चाइल्डहुड, बाल्यावस्था है। किसके अनुसार है ये? तो कोलबर्ग के अनुसार है। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला स्तर है। कौन सा स्तर है? सबसे निचला स्तर है। इस स्तर पर क्या सही है और क्या गलत है
स्तर पर क्या सही और गलत है, पर बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार का प्रभाव पड़ता है। इस स्तर में नैतिकता पर बाह्य नियंत्रण रहता है। जब बालक किसी बाहरी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति पूर्व परंपरागत स्तर की कही जाती है। इसे बंटनात्मक यथार्थवाद या फिर हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म का स्तर भी कहते हैं। और कोलबर्ग द्वारा इस अवस्था में 4 से 10 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को लिया गया है। ये क्या है, क्या बताया गया है, इसको आपको समझना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो पहली बात तो स्तर कौन से, ये क्वेश्चन बन जाता है। आपको ये याद रखना है कि उम्र किस आयु वर्ग के इसमें बच्चों को सम्मिलित किया है। तो इसमें जो है, जो प्रथम स्तर है उसमें 4 से लेकर के 10 आयु वर्ग के बच्चे हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, इसे हम निचला स्तर के नाम से जानते हैं, इसे हम बंटनात्मक यथार्थवाद के नाम से जानते हैं। ये पहले आप लोग याद कर लीजिए। ये पहली चीज, ये दूसरा और ये तीसरा याद हो गया। ठीक, फिर इस समय जो होता है निचला स्तर क्यों है? क्योंकि उसमें नैतिकता का नैतिक चिंतन वो नहीं कर पा रहे, क्या है, क्या सही है, क्या गलत। उसके लिए वो सब सही या फिर वो सब गलत वो कैसे होते हैं? वो सजा और उपहार के द्वारा वो कार्य कर रहा होता है। बोलते हैं ना कि जा बेटा दुकान से ये लेकर के, मैं तेको ना चॉकलेट दूंगा या दूंगी। अब बच्चा चला गया, क्यों? वो बाल्यावस्था है। 4 से लेकर के 10 वर्ष दौड़े दौड़े बच्चा गया, कुछ लेकर के आ गया, हो गया, अब दो मेरा गिफ्ट, हो गया। यानी कि उपहार के लिए कर रहा है उसको। इट डजंट मैटर कि आप उससे सिगरेट ही मंगवा रहे हो या फिर आप उससे गुटके का पाउच मंगवा रहे हो। इट डजंट मैटर, बच्चे को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मंगवा रहे हो क्या नहीं मंगवा रहे हो। जा बेटा, लेकिन लेकर गया, बच्चा चला गया। ठीक है, ये बाल्यावस्था वाला। या फिर हम बोले कि चलो होमवर्क करने बैठ जाओ, बच्चा डर के मारे बैठ गया। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है वहां पे कि एकदम नहीं, उसको बिल्कुल पढ़ने का एकदम इच्छा है और बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की वजह से पढ़ रहा है। नहीं, बच्चा डर की वजह से पढ़ रहा है कि यदि मैं पढ़ने अभी शाम को नहीं बैठा या इतने बजे से 7 से 9 ये जो मेरे टाइमिंग है, यदि मैं पढ़ने के लिए नहीं बैठा तो मुझे मार पड़ेगी। उसको ये डर है कि यदि मैं नहीं बैठा तो मुझे मार पड़ जाएगी। टीचर ने होमवर्क दिया, यदि मैं करके नहीं गया या करके नहीं गई तो कल मुझे स्कूल में डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी। तो ये डर है। और उपहार की वजह से गिफ्ट मिलेगा, जैसे कुछ भी चीज आप उससे करवा लीजिए, उसको तो केवल अपने गिफ्ट से मतलब है। वो क्या सही क्या गलत वो कुछ इस पर वो चिंतन नहीं कर पा रहा है। और इसी वजह से कोलबर्ग ने इसको क्या कहा है? बंटनात्मक यथार्थवाद, डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म का स्तर भी इसे कहा है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। और यहाँ पे सजा और उपहार और निचला स्तर जो अंडरलाइन है बिल्कुल याद कर लेना है आपको। इसमें क्या, इस स्तर पर काम क्या करता है? बाह्य नियंत्रण। बाह्य नियंत्रण मतलब कोई दूसरा व्यक्ति रेगुलेट कर रहा है यहाँ पे कि बेटा तू ये कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ऐसा हो, या ये नहीं करेगा तो तेरे को मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे कि छोटे भाई बहन ही है, बड़े भाई बहन क्या करते हैं कि डर से उनसे काम करवा लेते हैं अपना। तो बस यही वाला है। ठीक है, या फिर गिफ्ट मिलेगा, बिल्कुल बच्चे ने कर दिया वो काम। तो ये यहाँ पे काम क्या कर रहा होता है? बाह्य नियंत्रण काम कर रहा होता है इस स्तर पर। कौन सा स्तर है ये? तो पूर्व परंपरागत स्तर, लौकिक स्तर या पूर्व रूढ़िगत स्तर इसे हम बोलते हैं। ठीक है, और इस स्तर के अंतर्गत 2 चरण या 2 उप अवस्थाएं आती हैं। 2 चरण कौन कौन से हैं? तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था, जिसे हम स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट के नाम से जानते हैं। और दूसरा है अहंकार की अवस्था, जिसे हम स्टेज ऑफ ईगो के नाम से हम जानते हैं। ये जो पहला चरण है, प्रथम चरण है, वो है आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास या आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ओरिएंटेशन और स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास, आज्ञा का पालन करना है, क्यों? आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा और सजा मिल जाएगी। यानी कि आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास, दंड हो गया, सजा मिल जाएगी। यानी कि ऑर्डर फॉलो करना है, अदरवाइज पनिशमेंट मिलने वाला है हमें। आज्ञा और दंड की अवस्था होता क्या है ये?
तो यह नैतिकता की पूर्व परंपरागत अवस्था का पहला चरण है। पूछ लिया गया पहला चरण कौन सा है, तो आपको याद रखना है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। ठीक है, आज्ञाकारिता और सजा की अवस्था। फिर यह बाहरी सत्ता पर आधारित है। यह नैतिक सोच सजा यानी कि पनिशमेंट से बंधी होती है। यहाँ पे नैतिक सोच किससे बंधी है, पनिशमेंट से, सजा से बंधी होती है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे, बालक द्वारा मान्य व्यवहार पुरस्कार प्राप्त करने या दंड से बचने के लिए किया जाता है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत चरितार्थ होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब कि बाहरी नियंत्रण चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहरी नियंत्रण चल रहा है। बेटा ये कर दे, बेटा वो कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कैसे नहीं करेगा, तो यहाँ पे हो क्या रहा होता है कि बच्चा जो है दंड ना मिले, दंड से बचने के लिए एवं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए इस चरण में, प्रथम चरण में काम कर रहा होता है। दूसरा चरण आता है व्यक्तिगतता और विनियम या अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। तो यह पूर्व परंपरागत अवस्था का दूसरा चरण है और इस अवस्था को यांत्रिक साधन सापेक्षता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी भी कहते हैं। पूछ लिया गया यांत्रिक साधन सापेक्षता किस अवस्था को कहा जाता है, किस चरण को कहा जाता है, तो दूसरे चरण को कहा जाता है। उसका नाम क्या है, तो स्टेज ऑफ ईगो, अहंकार की अवस्था या व्यक्तिगतता और विनियम की अवस्था के नाम से हम जानते हैं। ठीक, तो यांत्रिक साधन सापेक्षता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी के नाम से हम जानते हैं। यह व्यक्ति केंद्रित यानी कि एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन की अवस्था है। बालक आत्म केंद्रता यानी मेरे लिए इसमें क्या है स्थिति को व्यक्त करता है। आत्म केंद्रता, ईगो सेंट्रिज्म, इस अवस्था में बालक की सभी नैतिक क्रियाएं अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं पर केंद्रित होती है। बालक के लिए वह क्रिया नैतिक होती है जो उसके हित में होती है। यहाँ बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है, परंतु हमें साथ में दूसरों को भी उनके हितों के अनुरूप काम करने का मौका देना चाहिए। अतः इस स्तर की नैतिक सोच यह कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो रहा है। अगर हम दूसरे की कोई इच्छा या आवश्यकता पूरी कर दें तो वे भी हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। गिव एंड टेक इक्वली, यहाँ तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा कहावत चरितार्थ होती है। गिव एंड टेक, यहाँ पे मेरे लिए क्या अच्छा है, यहाँ पे मेरे लिए क्या, ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है। वहां पे हम अपने बारे में सोच रहे हैं। जो स्टेज ऑफ ईगो है, अहंकार की अवस्था है, इसमें क्या आ जाता है, हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। अपने बारे में क्या सोच रहे होते हैं कि मैंने ये काम किया तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे कि लोग बोलते हैं ना, जैसे कि बड़े भैया दीदी ये लोग होते हैं और वो लोग छोटे भाई बहन से जब अपना काम करवाना रहता है तो बोलते हैं कि तुम मेरा ये काम कर दो, तो वो बोला है कि ठीक है मैं कर दूंगा या फिर मैं कर दूंगी, आप मुझे क्या दोगे। तो उसको जब इक्वालिटी दिखती है, ठीक है, इक्वालिटी मतलब मैं तुम्हारे लिए ठीक है ये काम कर दूंगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या करवा रहे हैं मुझसे। लेकिन मेरे लिए यहाँ पे क्या है, मेरे लिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हम समझ सकते हैं गिव एंड टेक इक्वली, बराबर बराबर। तुम मुझे अपनी मैथ्स कॉपी दो, मैं तुमको अपनी संस्कृत कॉपी दे दूंगा। ठीक है, मेरा मैथ्स का नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, इसने सोचा मेरा संस्कृत का नोट्स कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है इस तरीके का, यानी कि ये अवस्था में क्या हम अपने बारे में सोच रहे हैं और वहां पे फिर नैतिक चिंतन नहीं आ रहा है कि क्या सही क्या गलत, बस अपना सही, कहीं पे अपना कुछ हित दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, तो ठीक है वही काम करना है अपने को। ठीक है, तो तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा। यहाँ पे ये वाली कहावत चरितार्थ है। और ऊपर वाले में कौन सी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि आप चाहे आप उसे डर या यानी कि सजा या पुरस्कार के नाम पे आप उनसे जो कुछ भी करवा लें, कर देंगे वो,
ठीक, फिर उसके बाद हम दूसरे स्तर पर आ जाते हैं जो कि है हमारा कन्वेंशनल लेवल, जिसको हम रूढ़िगत स्तर बोलते हैं। और ये स्तर प्रारंभ होता है 10 से 13। पहला स्तर कहाँ से था? तो 4 से 10। ये वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो 10 से 13। तो इसे किशोरावस्था, एडोलेसेंस के रूप में हम जानते हैं। पहला वाला क्या था? तो बाल्यावस्था था। फिर दूसरा क्या है? तो ये किशोरावस्था है। ठीक, तो ये क्या है? इस स्तर पर लोग एक पूर्व आधारित सोच से चीजों को देखते हैं। जैसे बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होना। इस स्तर में नैतिकता पर सामाजिक नियंत्रण रहता है। कोलबर्ग द्वारा इस अवस्था में उच्च प्राथमिक स्कूल स्तर के अर्थात 10 से 13 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को लिया गया है। इन्होंने दूसरे लोगों से बिल्कुल अध्ययन किया है। इन्होंने, किसने? कोलबर्ग ने। हमने ये देखा था अपने प्रीवियस सेशन में। इन्होंने अध्ययन किया है और अध्ययन के अनुसार इन्होंने फिर अवस्था का सिद्धांत दिया है। ठीक, तो ये जो अवस्था होती है, ये जो स्तर है, जो कन्वेंशनल लेवल है, जो परंपरागत या लौकिक स्तर है, तो इसे इन्होंने किशोरावस्था कहा है। और इनका ये मानना है यहाँ पे सामाजिक नियंत्रण रहता है। क्या? सामाजिक नियंत्रण कार्य कर रहा होता है। ठीक है, समझ में आया? और फिर उसके बाद इस स्तर पर नियमों व सिद्धांतों के अनुसार नैतिकता होती है। इसे नैतिक यथार्थवाद यानी कि मॉरल रियलिज्म का स्तर भी कहते हैं। और इस स्तर को भी 2 उप अवस्थाओं में या 2 चरणों में विभाजित किया गया है। इसको क्या बोलते हैं? इस स्तर को नैतिक यथार्थवाद, मॉरल रियलिज्म के नाम से हम जानते हैं। पहले वाले को हमने क्या कहा था? तो पहले वाले को हमने देखा था कि इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं पहले वाले को? पहले ऐसे याद रखना, डीआर। आजकल तो डॉक्टर बोल दो या डियर बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो आप लोग। ठीक है, तो पहला वाला क्या है? डीआर, डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म, यानी कि बंटनात्मक यथार्थवाद। और जो अभी हम देख रहे हैं वो कौन सा यथार्थवाद है? तो अभी हम देख रहे हैं मॉरल रियलिज्म है। ये क्या है? एमआर है, डॉक्टर मिस्टर। ऐसे याद कर सकते हो क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं याद कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। डीआर एमआर, डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म। और ये क्या है? तो ये मॉरल रियलिज्म है। ठीक, और इसमें जो चरण होते हैं वो कौन सा चरण है? तो स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, प्रशंसा की अवस्था। और क्या है? सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। तो ये क्या है? चरण 3 क्या है? यानी कि प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, अच्छे पारस्परिक संबंध या प्रशंसा की अवस्था है। तो ये हम आइए देखते हैं कि इस अवस्था में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मापदंडों को अपनाते हैं, जो उन्हें उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, गुड बॉय और गुड गर्ल बनाते हैं। इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य दूसरों को प्रसन्न करना या स्वीकृति पाना है, जिससे उसे प्रशंसा मिले। हम स्टेज लिख रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं। कोई बच्चा इस तरीके से लिखा, बोले वाओ कितनी अच्छी राइटिंग है, गुड बॉय, गुड गर्ल, वाओ कितनी अच्छी तरीके से तुमने लिखा है। हम प्रशंसा पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं? हम प्रशंसा पाना चाह रहे हैं वहां पे, इसलिए हम ऐसा यहाँ पे कर रहे होते हैं। कौन से चरण में? तो तीसरे चरण में। कौन से चरण में? तीसरे चरण में। प्रशंसा की वजह से कि हमें ये क्या करें? प्रशंसित करें, हमारी ये प्रशंसा करने लग जाएं और एवं प्रसन्न हो जाएं। प्रसन्न, मुख्य लक्ष्य दूसरों को प्रसन्न करना होता है। यहाँ पे समझ में आया? कहाँ पे? तो तीसरे चरण में। प्रसन्न, स्वीकृति पाना, कि बिल्कुल वो स्वीकार कर लिए कि मैं ना बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने। तो यहाँ पे केवल दूसरों को दिखाना नहीं है, दूसरों को दिखाने के साथ साथ प्रशंसा पाना है। ये स्टेज क्या बोलता है? देखिए नाम से पता चल रहा है, प्रशंसा का अवस्था, प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा कब की जाती है? जब दूसरे प्रसन्न होते हैं। समझ में आया?
फिर क्या है, जो चौथा चरण आता है वो कौन सा है, तो स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। सामाजिक आदेश को बनाए रखना या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो यह कोलबर्ग के सिद्धांतों की चौथी अवस्था है। कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था है। और इस अवस्था की नैतिकता व अनैतिकता को नैतिकता व अनैतिकता का असर समाज पर होने लगता है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित है और इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुण धारण करता है। समाज में क्या सही है, समाज में क्या चल रहा है, हम उस तरीके से अब काम कर रहे हैं, हम उस तरीके से काम कर रहे होते हैं। ठीक, फिर उसमें सामाजिक नियमों के प्रति नैतिकता का विकास होता है। इस अवस्था में उसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। वह समझने लगता है कि कौन सा व्यवहार उसके समाज के हित में है या नहीं है। वह न्याय व कर्तव्यों को समझने लगता है, क्या सही क्या गलत, क्या मेरे कर्तव्य हैं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। बच्चा देख रहा है अपने फ्रेंड को कि वो अपने मम्मी पापा से कितना रूड तरीके से बात कर रहा है, अभद्र तरीके से बात कर रहा है। बच्चा वहां पे समझ रहा है, उसकी नैतिक शक्ति काम कर रही है, वो ये जान रहा है कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, हमें अपने माता पिता से ऐसा काम, ये क्या असर डालेगा, ये क्या असर डालेगा, ये सही नहीं है। ये वहां पे बच्चा जान रहा है कि क्या सही और क्या गलत वहां पे क्या काम करता है। तो सामाजिक नियम काम करने लगते हैं। जैसे कि हम समझते हैं, किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, उसके लिए कानून द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। कानून द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना है उसे। समझ में आ रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम अब कहाँ पे आ गए हैं, हम तीसरे स्तर पर आ गए हैं, जो कि है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसे हम पश्च परंपरागत या उत्तर लौकिक स्तर के नाम से हम जानते हैं। तो इस स्तर में क्या बताया गया है, तो ये स्तर को प्रौढ़ावस्था यानी कि 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक ये स्तर होता है और इसे युवा प्रौढ़ावस्था के रूप में जानते हैं, यंग एडल्टहुड के नाम से जानते हैं। इससे पहले एडोलेसेंस था, इससे पहले चाइल्डहुड था। ये कब से कब तक था, तो 4 से 10 था, ये 10 से 13 था और ये 13 से प्रौढ़ावस्था तक है, प्रौढ़ावस्था तक है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एडल्टहुड तक है। अब ये एडल्टहुड तक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो यंग एडल्टहुड, युवा प्रौढ़ावस्था के नाम से। इसको किशोरावस्था, ये बाल्यावस्था। ठीक है, फिर इसे आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर भी कहते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों के इस स्तर पर वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत लाभ, पर्सनल बेनिफिट वाले व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। व्यक्तिगत निर्णय स्वयं चुने हुए सिद्धांतों पर आधारित है और नैतिक तर्क व्यक्तिगत अधिकारों व न्याय पर आधारित है। क्या बताया गया है, ये जो व्यक्तिगत निर्णय हम ले रहे हैं वे हम स्वयं चुन रहे हैं, वे हम स्वयं चुन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, स्वयं चुनने वाले सिद्धांतों पर यह आधारित है और जो नैतिक तर्क व्यक्तिगत अधिकारों व न्याय पर आधारित है। इस स्तर में नैतिकता पर आंतरिक नियंत्रण रहता है। यह स्तर सहयोगात्मक नैतिकता, मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन के रूप में भी जाना जाता है। सहयोगात्मक नैतिकता, इससे पहले हमने देखा कि उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म, फिर हमने देखा फिर मॉरल रियलिज्म। अब इस स्तर को, तीसरे वाले स्तर को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन, सहयोगात्मक नैतिकता। ठीक है, फिर ये नैतिक यथार्थवाद, ये बंटनात्मक यथार्थवाद। ठीक है, और ये क्या है, सहयोगात्मक नैतिकता, मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन के नाम से हम जानते हैं। ये है हमारी बाल्यावस्था, यानी कि जिसे हम चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। ये है हमारी किशोरावस्था, जिसको हम एडोलेसेंस के नाम से जानते हैं। ये है हमारी युवा प्रौढ़ावस्था, जिसे हम यंग एडल्टहुड के नाम से जानते हैं। ये स्तर हमारा
4 से 10 वर्ष का होता है, ये 10 से 13 होता है, और ये 13 से पूरा एडल्टहुड तक यानी कि प्रौढ़ावस्था तक ये वाला स्तर जो तीसरा स्तर हमारा होता है। ये है हमारा, ये कौन सा स्तर है, तो ये हमारा प्री कन्वेंशनल है, ये हमारा कन्वेंशनल है, और ये हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और इस स्तर में के बारे में ये स्तर भी 2 चरणों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं, तो इसमें जो पहला चरण है, इसका पहला चरण यानी कि कुल मिलाकर के अब ये कौन सा चरण बना है, ये 5वां चरण है, ये है ना। तो ये क्या है, सामाजिक समझौते की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और क्या है, विवेक सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, स्टेज ऑफ कंसाइंस या यूनिवर्सल प्रिंसिपल, स्टेज ऑफ कंसाइंस और यूनिवर्सल प्रिंसिपल, विवेक सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। तो चरण 5 में क्या आता है, तो इसमें आता है सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, तो इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है। क्या करता है, तो समाज के नियमों का पालन करता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि समाज के साथ समझौता बनाए रखना है या तोड़ना है। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद तक मूल अधिकारों व मूल्यों का संरक्षण करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वो करेंगे जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, हम उन सिद्धांतों को फिर मानने लगते हैं। हम उन सिद्धांतों को मानते हैं, हम अपने उस मूल्य को मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि हमारे कुछ अधिकार तो कानून से भी ऊपर हैं। हमारे कुछ अधिकार जो हैं कानून से भी ऊपर हैं। यहाँ पे समाज के नियमों का हम पालन करने लगते हैं। इस स्तर पर सामाजिक समझौते की अवस्था, समाज के नियमों का हम पालन करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है कौन सा चरण, तो सार्वभौमिक सिद्धांत या विवेक की अवस्था। तो विवेक की अवस्था को हम सिंपल केवल विवेक की अवस्था भी कहते हैं, सार्वभौमिक सिद्धांत या फिर विवेक की अवस्था, स्टेज ऑफ कंसाइंस। यह सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित है। सार्वभौमिक नीति सम्मत यानी कि जो यूनिवर्सली जो क्या है, जो यूनिवर्सल पॉलिसीज होती हैं, वहाँ पे यहाँ पे तब हमारा काम ये स्तर पर, ये चरण पर चल रहा होता है। वो सभी के लिए सही है कि वो सभी के लिए कार्य करता है। तो यह कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची और छठी अवस्था मानी गई है। पूछ लिया गया कि छठी अवस्था कौन सी है या छठा चरण कौन सा है, तो स्टेज ऑफ कंसाइंस, विवेक की अवस्था, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। ठीक, तो इस अवस्था में व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार करता हुआ पाया जाता है। विशेष नैतिक व्यवहार करता पाया जाता है। लेट्स से क्यों, क्योंकि अब ये उम्र ऐसी है जब 13 साल से अब स्टार्ट हो गई है। अब इस उम्र में बच्चों के साथ में होता क्या कि उनको जो है, जैसे कि लड़का है, कोई लड़का है तो अब उसको लड़की कोई सी पसंद आ गई, क्लासमेट ही कोई पसंद आ गई। कोई लड़की है तो उसको कोई लड़का पसंद आ गया, ठीक है, जो कि बिल्कुल मतलब कि एकदम नॉर्मल है। इस समय जो है अब वो बिल्कुल एकदम पसंद कर रहा है, और ये भी इनके साथ भी ये होता है कि बिल्कुल अब ये क्या करें, पसंद कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम आ गया इसी बीच में, तो इनको जब ये वाले इनका जब नैतिक, हम कैसे बोलेंगे कि ये छठी अवस्था में प्रवेश कर गए, सबसे ऊंची अवस्था में, कि इनको ये पता चले कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये इससे बड़ा नहीं है। मेरे को क्या करना है, मेरा जो मेन टारगेट क्या है, एग्जाम क्लियर करना। एग्जाम क्लियर करना ये मेरा टारगेट है। तो इसमें व्यक्ति क्या किया है कि वहां पे अपने भावनाओं को नियंत्रित कर लिया, भावनाओं को नियंत्रित कर लिया, और मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार वह कर रहा है। विशेष नैतिक व्यवहार कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये है XYZ, जो कि बिल्कुल जो चल रहा होता है इस समय, इस उम्र में बच्चों के मन में। लेकिन वहां पे जब वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, कर रहा है या कर रही है कि नहीं, ये सही नहीं है, एग्जाम क्लियर करना हमारी प्रायोरिटी है, तो उसको हम बोलेंगे कि स्टेज ऑफ कंसाइंस, विवेक की अवस्था। आपने अपना दिमाग यूज किया है,
क्योंकि आपको पता है कि कई लड़कियां आएंगी जाएंगी, आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन एग्जाम क्लियर किया रहूंगा, पढ़ा रहूंगा, तो फिर पता नहीं फिर मैं कहाँ पे, क्योंकि एक समय के बाद ये जानते हैं, ये रियलिटी होती है, आपसे ना कोई ये नहीं पूछने आएगा जब आप सफल होंगे, या फिर जब आप असली, जब बोलते हैं ना कि जब हम उम्र के उस पड़ाव में पहुंचते हैं, कोई आपसे ना ये कहने आएगा ना ये पूछने आएगा कि भाई तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, कहाँ, कॉलेज में या स्कूल में, ठीक है, या फिर लड़कियों से, ये नहीं, कमा क्या रहे हो। अभी भी फ्रेंड यदि मिलेंगे तो पूछेंगे हाँ भाई क्या चल रहा है आजकल, ये कोई नहीं पूछता आपसे, ये कोई नहीं पूछेगा कि कितनी लड़कियों को तुम घुमा रहे थे, कितने तुमको पसंद थी, ये नहीं पूछा जाएगा। एक समय ऐसा आता है कि तुमसे पूछा जाएगा भाई क्या चल रहा है आजकल, कहाँ पे काम कर रहे हो। तो इस अवस्था में आपको समझना है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना है और मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना है। ये कौन सी अवस्था है, तो विवेक की अवस्था, ठीक है। और इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज के द्वंद के बीच फंसा होता है तो वह यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज के साथ चलना चाहिए, चाहे वो निर्णय जोखिम से भरा ही क्यों ना हो। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। लेट्स से हम मान रहे हैं कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं, वहां पे हमारे फ्रेंड्स बिल्कुल बोल रहे हैं कि नहीं, जब तक तुम ड्रिंक करोगे नहीं हम मानेंगे नहीं, जब तक तुम ड्रिंक करोगे नहीं, जा भाई यदि तू ड्रिंक नहीं किया आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म जिंदगी भर। वहां पे दिमाग लगाओ, अपना दिमाग यूज करो कि नहीं, चाहे मेरी दोस्ती खत्म हो जाए चाहे रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मेरे सिद्धांत हैं वहां पे आपको अपने दिमाग का यूज करना है कि नहीं ये गलत सो गलत है। क्यों, क्योंकि आज मैं केवल एक जिप बस पीऊंगा और वो केवल ना केवल वो मेरे लिए है, वो औरों के जीवन के बारे में सोचा। माँ बाप के बारे में सोचिए, उनको कितनी खुशी होगी, वाह बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, मतलब बहुत अच्छा तुम पी कर गया हो, बहुत अच्छा, हमको बहुत आज ना तुमने बड़ा ही गौरवान्वित कर दिया है हमें। ऐसा कौन माता पिता बोलते हैं, नहीं बोलते ना। तो जब यहाँ पे एकदम द्वंद, क्या करूं यार, इतना लंगोटिया यार, दोस्ती टूट जाएगी, या मेरी इतने दिन की दोस्ती है ये टूट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, और क्या माता पिता के बारे में सोचिए, नहीं मुझे नहीं करना है ये चीज, इसलिए कोलबर्ग ने माना है कि ये सबसे ऊंची अवस्था होती है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और आया गया है इस तरीके से प्रश्न, ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर कोलबर्ग की प्रसिद्ध हाइंस दुविधा, ये हाइंस दुविधा क्या होती है, तो इन्होंने बोला ना, क्या बोला कि अंतरात्मा की आवाज की द्वंद के बीच में फंसना, क्या सही, यानी कि एकदम अंदर से आवाज आ रही, नहीं यार ये गलत है। फिर दूसरे ही पल आपका मन बोल रहा है नहीं यार एग्जिट मार लेते, पता ही किसको चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही, नहीं यार ये गलत है, ये गलत है, इसको नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, नहीं अरे यार कुछ नहीं होता, छोड़ो यार किसको पता चलना है, ये वाला द्वंद चल रहा है, अभी डायलेमा में हो, दुविधा में हो। तो इन्होंने कोलबर्ग की प्रसिद्ध हाइंस डिलेमा है, पूछा जा सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। तो पूछा गया कि हाइंस डिलेमा के बारे में किसने कहा है, तो कोलबर्ग ने कहा है, ठीक है। ये है क्या, तो कोलबर्ग की सबसे अच्छी कहानियों में से एक हाइंस नामक एक व्यक्ति से संबंधित है जो यूरोप में कहीं रहता था। ये हाइंस नाम का एक व्यक्ति है जो कि यूरोप में कहीं रहता था, और हाइंस की पत्नी क्लारा एक विशेष प्रकार की कैंसर से मौत की कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक नई दवा जो एक रसायनज्ञ यानी कि केमिस्ट द्वारा बनाई गई है उससे इसे बचाया जा सकता है। किसे, उसकी पत्नी को, हाइंस की पत्नी क्लारा को कैंसर था, और जो एक केमिस्ट ने, एक रसायनज्ञ ने जो दवाई बनाई है उसी से, जो नई दवा बनाई है उसी से बचाया जा सकता है। एक स्थानीय रसायनज्ञ द्वारा दवा की खोज की गई थी और हाइंस ने कुछ खरीदने के लिए सख्त कोशिश की थी, लेकिन रसायनज्ञ दवा बनने के लिए 10 गुना पैसे मांग रहा था। यह हाइंस के लिए बहुत अधिक था, वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा था, तो उसको बहुत अधिक लगा। तो हाइंस केवल उसकी लागत ही चुका सकता था, यानी कि जितना जो रेट है, जितना प्राइस है, मैं बिल्कुल आपको दे दूंगा। हम मान के चलते हैं
कि किसी का रेट है अभी 10 रुपए, अब वो 10 रुपए, वो बोला मैं 10 रुपए बिल्कुल दे दूंगा, वो 10 गुना मांग रहे, 100 रुपए मांग रहे हैं, बोला इतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो वो लागत को चुका सकता था, वह परिवार और दोस्तों से मदद के बाद भी आधे पैसे एकत्रित कर सका और उसने रसायनज्ञ को समझाया कि उसकी पत्नी मौत की कगार पर है और पूछा कि क्या वह दवा सस्ती हो सकती है या बाद में बाकी राशि चुका देगा, उसके लिए ठहर जाए, बाद में चुका दूंगा, या फिर आप ऐसा करो कि क्या आप मेरे लिए इसको सस्ता कर सकते हो क्या। लेकिन रसायनज्ञ ने क्या किया, रसायनज्ञ ने इनकार कर दिया। क्या किया, इनकार कर दिया। और क्या कहा, और उसने दवा की खोज की और इससे वह पैसे कमाने जा रहे हैं। पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए बेताब था, इसलिए उस रात वह केमिस्ट की दुकान में दवा चुराने के लिए घुस गया और दवा चुरा ली। क्यों, क्योंकि वो बोला ना मुझे दे दो 10 रुपए में मैं दे दूंगा, फिर उसने ऑप्शन दिया आधा कर दो। क्यों, क्योंकि वो आधा एकत्रित कर पाया था, इतने में चलेगा क्या, सस्ती कर दोगे क्या या फिर बाद में ले लोगे क्या। तो बोला नहीं, बोला मैंने खोज ही इसलिए की है कि मैं पैसे कमा सकूं। अब वो क्या करता, और उसकी पत्नी मौत के कगार में, तो वो उसकी दुकान में घुस गया और उसने जो है चोरी कर ली, दवा को उसने चुरा लिया। और तो यह कहानी पढ़ने के बाद जिन बच्चों से साक्षात्कार लिया गया उन्हें नैतिक दुविधा, धर्म संकट यानी कि मॉरल डायलेमा पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। इन्होंने लोगों से प्रश्न किए ना, किसने, कोलबर्ग ने, और उसका अध्ययन किया और फिर जाकर के इन्होंने इस अवस्था का सिद्धांत दिया है, और या फिर हम बोल सकते हैं उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो क्या प्रश्न करते थे ये कि क्या हाइंस को दवा चोरी करनी चाहिए थी, क्या चोरी करना सही है या गलत, और सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए, क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वह दवाई के इतने पैसे मांगे, क्या पुलिस को रसायनज्ञ को हत्या के लिए गिरफ्तार करना चाहिए यदि महिला की मृत्यु हो गई है, यदि महिला मर जाती वो नहीं देता, यदि महिला की मृत्यु हो गई तो क्या रसायनज्ञ को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे दवा की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके, क्यों और क्यों नहीं, अंकुश कैसे लगाएंगे, क्यों और क्यों नहीं लगाया जा सकता। अतः कहा जा सकता है कि नैतिक तर्कणा यानी कि मॉरल रीजनिंग आयु के अनुसार विकसित और परिवर्तित होती है, यानी इन 6 अवस्थाओं में से प्रत्येक अवस्था नैतिक दुविधाओं को सुलझाने के लिए अपनी पूर्व अवस्था से अधिक परिपूर्ण होती है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो तर्क शक्ति या नैतिक जो तर्कणा है हमारी यानी कि मॉरल रीजनिंग है वो वैसे ही वैसे विकसित होती जाती है। फिर हम उसके बाद निर्णय ले पाते हैं। पहले हमें ना कोई हमसे सिगरेट मांग रहा है, कोई हमसे गुटखा मंगवा रहा है, हमें पता ही नहीं है, हम जाकर के ला दे रहे हैं, हम जाके ला दे रहे हैं। फिर हम उसके बाद में देखें ठीक है, अब यदि हमने नहीं किया ना ऐसा झापड़ पड़ेगा, पापा ही किसी के पिताजी ही मंगवा रहे हैं वहां पे, ठीक है, अब उससे वो सिगरेट मंगवा रहे, नहीं लाएगा ना झापड़ पड़ेगा, उसको डर लग रहा है इसलिए किया, ठीक है, बोले जा बेटा लेकर के आ, मैंने तेरे को ना एक चॉकलेट दूंगा, चॉकलेट के लिए चला गया बच्चा दौड़े दौड़े। तो ये वाली जो पहले चरण में ये सब होता रहा है उसके साथ में। फिर उसके बाद में वो देखा कि मेरा स्वार्थ कहाँ पे है, मेरा स्वार्थ कहाँ पे, जहाँ पे मेरा स्वार्थ दिखेगा ना, यानी कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊं, ये वाली अवस्था इसकी आ गई बच्चे की। तो प्रत्येक अवस्था में हर चीज बदल, और ऐसे पहुंचते पहुंचते बच्चा इतनी सारे, और ये उच्च अवस्था आ गई जहाँ पे वो बिल्कुल सोच सक रहा है क्या सही क्या गलत। नहीं, वो लड़की को उसको देखना अच्छा लगता है, लेकिन उसको पता है कि नहीं मेरा ना एग्जाम है, मैं बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करूंगा, मैं नहीं देखूंगा उसकी तरफ, मैं उसकी तरफ देखता हूं तो मैं पढ़ नहीं पाता हूं। ये वाली स्थिति बच्चों के साथ होती है। ये वाली स्थिति मतलब ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रही, बल्कि मतलब कि कुछ अलग से बता दिया गया, नहीं, ऐसी स्थिति हो रही है, बच्चे इसका सामना कर रहे हैं। लेकिन जब वहां पे बच्चा सोच रहा है कि नहीं ये गलत है और ये सही है, फ्रेंड आपका बोल रहा है कि आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म है यदि तू ऐसा नहीं करेगा, तो आपने सोचा चाहे तेरी मेरी दोस्ती रहे चाहे ना रहे, मेरे को नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, ठीक। अब ये हाइंस डिलेमा क्यों ये बताया गया है कि हाइंस को लगा कि मेरे लिए ये सही है तो उसने वो कर लिया, वो तो अपने ओर से हर संभव प्रयास किया ना, वो नहीं कर पाया, वो नहीं हो पाया,
इसीलिए उसने क्या किया कि नहीं ये वाला सही है मेरे लिए। तो यहाँ पे आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि इन्होंने ये बताया कि जो हम अवस्था में जो हम बढ़ते जाते हैं तो उसमें हमारी जो नैतिक तर्कणा आयु के अनुसार हमारी विकसित होती है और परिवर्तित होती रहती है, हमको ये समझना है। ठीक है, अब ये जो है कोलबर्ग थ्योरी के कुछ जो है प्रश्न दिए गए। क्या दिए गए? तो कोलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर हैं? कोलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में यह नैतिक मूल्यों का आंतरीकरण या आभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो ऐसा कब होता है? तो बाह्य पुरस्कार और दंड से कब नियंत्रित रहते हैं? तो पूर्व परंपरागत स्तर पर रहते हैं। ठीक, फिर लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? नैतिकता की उपस्थिति कहाँ पे आ जाती है? स्तर 4 में, 1 में, 2 में या 3 में नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो जब नैतिकता की अनुपस्थिति कब होती है? उसको पता ही नहीं है क्या सही क्या गलत, जो चीज मेरे लिए है, जो चीज जो कर रहा है वो सही है, ठीक है, मेरे को क्या दे दे रहे हो क्या नहीं दे दे रहे हो उसको फर्क नहीं पड़ता। नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है वो। ठीक है, और साथ में हमने ये जो दूसरा स्तर जो देखा था वहां पे हमने क्या देखा था? तो हमने दूसरे चरण में भी यही देखा है। क्या देखा है? कि यहाँ पे आत्म केंद्रित हो जाता है बच्चा। क्या हो जाता है? आत्म केंद्रित हो जाता है, यानी कि कुछ गलत नहीं है। ये क्या है? बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है, परंतु हमें साथ में दूसरों को भी उनके हितों के अनुरूप काम करने का मौका देना है। यहाँ पे व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, उसके व्यक्तिगत स्वार्थ हैं। और यदि हम बात करते हैं तो यदि हम प्रथम चरण की बात करें तो उसको फर्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, और फिर इसी तरीके से ये क्या पूछा गया हमसे पूछा गया कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो नैतिकता की अनुपस्थिति हो जाती है। फिर कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। या उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, या उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच क्या किया है? एक सहयोग का समर्थन किया है। पूछा क्या गया है? आपको बड़े ध्यान से इसको देखना है ना? इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, समझने की कोशिश करना है कि आपसे आखिर पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे। ये गलत आप क्यों? क्योंकि इस तरीके से प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आए तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए, है ना? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, या उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। बताइए तो क्या होता है यहाँ पे? यदि हम बात करें तो उनके सिद्धांत ने क्या किया? तो संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता मतलब समझ रहे हैं? इन्होंने ये माना कि बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे उनका नैतिक विकास हो रहा है। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो, तो संज्ञानात्मक परिपक्वता मतलब बुद्धि का विकास, जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ वैसे वैसे उनकी नैतिकता का विकास हो रहा है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है? तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, समझ में आया? फिर उसके बाद क्या है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार
परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय किस स्तर पर होता है? तो किस स्तर पर होता है परस्पर स्वरूप अभिमुखता? उत्तर परंपरागत स्तर पर या परंपरागत स्तर पर या पूर्व परंपरागत पर या विशिष्ट अनुक्रिया? तो बताइए कब होता है? तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि इनके नैतिक विकास के सिद्धांत, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय। तो परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय हमने क्या देखा? तो परंपरागत स्तर पर होता है। कैसे होता है? हमने इसमें दो चरण बांटे थे। जो परंपरागत स्तर था तो उसको हमने दो स्तर पर बांट दिया। कौन कौन सा था? तो प्रशंसा और रेस्पेक्ट, स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, यानी कि स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। हम क्या चाहते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करे, प्रशंसा की अवस्था है। और क्या है? सामाजिक व्यवस्था के प्रति अब सम्मान हो गया है, यानी कि क्या करना है? बिल्कुल जब जनगण मन चल रहा है बिल्कुल हमें स्ट्रेट खड़े रहना है, ठीक है, सावधान की मुद्रा में हमें रहना है। तो अब हमें स्टेज ऑफ, ये क्या है? रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, क्या है समाज में, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये वाली स्थिति अब हमारी आ चुकी है, यानी कि हम अपने सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित है यहाँ पे हमारा नैतिक विकास की अवस्था। और हमसे यही पूछा गया है। क्या पूछा गया है? देखिए, हमसे पूछा गया था कि हम कहाँ पे स्वरूप अभिमुखता, परस्पर स्वरूप अभिमुखता में आ जाते, कब हम निर्णय ले पाते हैं? तो परंपरागत स्तर पर। ठीक, फिर क्या है कि कोलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक या अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है। पूर्व लौकिक नैतिकता, पश्च लौकिक नैतिकता या लौकिक नैतिकता या नैतिकता का सापेक्षिक। तो बताइए कब होता है, कब हम ऐसा कर रहे होते हैं? तो हमने ये देखा, ये तो अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया ना कि जब हम प्रशंसा चाह रहे होते हैं, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन किसमें था? तो कन्वेंशनल में था। कन्वेंशनल मतलब कि परंपरागत, परंपरागत मतलब लौकिक, तो ये या फिर रूढ़िगत, है ना। तो ये लौकिक नैतिकता में आ जाता है हमारा। क्या? जब हम क्या चाहते हैं? गुड बॉय, गुड गर्ल, जब ये वाली हमारी यानी कि स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन जब हमारा चल रहा है, यानी कि ये तीसरा चरण है ये हमारा, ठीक है। फिर क्या है? कोलबर्ग इसमें विश्वास रखते हैं, किस पर रखते हैं? कि एक स्तर के नैतिक फैसले से दूसरे फैसले तक की गति ज्ञानात्मक परिपक्वता में उन्नति पर आश्रित है। संयोगिक क्रम में नैतिक फैसलों के स्तरों को खोल देना या अंतिम स्तर के नैतिक फैसले की पहुंच सामाजिक आर्थिक स्थिति पर आधारित होती है या पर्यावरणीय निवेश पर नैतिक फैसला आश्रित नहीं है। बताइए, पर्यावरणीय निवेश पर नैतिक फैसला आश्रित नहीं है। क्या सही है और क्या गलत है हमें ये जानना है। यानी कि इसमें कोलबर्ग किसमें विश्वास रखते थे? तो कोलबर्ग का विश्वास था कि एक स्तर के नैतिक फैसले से दूसरे फैसले तक की गति ज्ञानात्मक परिपक्वता में उन्नति पर आश्रित है। यानी कि लास्ट में मैंने आपको कंक्लूजन दिखाया है ना, इनका क्या मानना था कि हम नैतिक विकास हमारा कैसे होता है? अवस्थाओं में होता है। नैतिक विकास हमारा अवस्थाओं में होता है, जहां पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे लास्ट में मैंने आपको बताया कि जो नैतिक तर्कणा है वो आयु के अनुसार, यानी कि मॉरल रीजनिंग जो है हमारी आयु के अनुसार बढ़ती है। और क्या इन्होंने ये बात बताया कि जो 6 अवस्थाओं में से प्रत्येक अवस्था क्या करती है? तो नैतिक दुविधा को सुलझाने के लिए पूर्व अवस्था से अधिक परिपूर्ण हो जाती है। तो ये क्या? एक स्तर के नैतिक फैसले से दूसरे फैसले तक की गति ज्ञानात्मक परिपक्वता में उन्नति पर आश्रित है। यानी कि हमारा विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। ठीक, फिर क्या है? कोलबर्ग में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है? सॉरी, मैंने क्या कर दिया, मैंने आंसर ही पढ़ दिया ना। निम्नलिखित में से किसने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन किया? कोलबर्ग ने, पियाजे ने, ए एवं बी दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया है? अभी हम क्या देख रहे हैं? बताइए, अभी हम क्या देख रहे हैं? तो नैतिक विकास का अध्ययन यदि हम बात करें, मॉरल डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन आपको ये चीज को याद रखना है कि जो इनका नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसे हम अवस्था का सिद्धांत कहते हैं, वो क्या है? वो जीन पियाजे का ही सिद्धांत है। जीन पियाजे के सिद्धांत को इन्होंने रूपांतरित कर दिया है। क्या किया है?
रूपांतरित किया है। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या लेना है कि किसने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन किया है, तो ए एवं बी दोनों ने किया है। कोलबर्ग ने भी किया है और पियाजे ने किया है, क्योंकि इनका जो अवस्था का सिद्धांत कोलबर्ग का है वो और कुछ नहीं बल्कि जीन पियाजे के ही सिद्धांत को इन्होंने रूपांतरित कर दिया है। ठीक, फिर क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक, बताइए किस क्षेत्र के, ये किसके लिए ये माने जाते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, तो नैतिक कोलबर्ग का कौन सा सिद्धांत देख रहे हैं, तो कोलबर्ग का हम नैतिक विकास का सिद्धांत देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो नैतिक। इन्होंने किस पर अध्ययन किया है, तो इन्होंने नैतिक। पूछा क्या गया है कि विकास के क्षेत्र में शोध, किस विकास के क्षेत्र में इन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते, किस विकास के क्षेत्र में, तो नैतिक विकास के क्षेत्र में। ठीक, फिर कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, तो क्या है बताइए एक प्रमुख आलोचना इनकी, कि कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया और कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। पूछा गया है कि इनमें से क्या एक कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, कि इनको क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है। इनको आपको पता है इनको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, इनको क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्होंने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है, कि सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी महत्व रखती हैं। जैसे कि मैंने आपको व्यागोत्स्की का बताया सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मैंने बताया है, तो इन्होंने सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। मैंने यहाँ पे हमने जो चीज वहां पे नहीं पढ़ा तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। फिर क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं, तो किन चरणों का अनुसरण करते हैं बच्चे, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय या अच्छे अतः व्यक्तिगत संबंध या सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। आपके ऑप्शंस दिए गए क और घा, क और गा, या ख और का, या ख और घा। बताइए, पहले तो ये याद रखना है आपको पूछा क्या आपसे गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं बताइए। तो प्राथमिक यानी कि हम मान करके चले 4 से 10 ये अवस्था है, तो उस समय बच्चे क्या कर रहे होते हैं, तो उस समय बच्चे आज्ञा पालन क्या करते हैं, तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, और क्या करते हैं, तो अच्छी अंतः व्यक्तित्व संबंध, क्या अच्छे अंतः व्यक्तित्व संबंध के लिए ये क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे यानी कि क और ग हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है हमारा। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार के बारे में इस समय नहीं सोच रहे होते हैं कि सामाजिक, ये तो फिर दूसरे चरण में जब 10 से 13 में आए हैं तब होगा। आपको पता है ये आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करोगे, आओ मैं आपको सिखा देती हूँ एलिमिनेशन ट्रिक कैसे लगाई जाती है। यदि आपको एलिमिनेशन नहीं आता, एलिमिनेशन सीखे रहोगे ना तो आप लोगों को काम आएगा एग्जाम में। हमने क्या पढ़ा, हमें ये पता है कि प्राथमिक विद्यालयों के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि कोलबर्ग ने जो अवस्थाएं बताई हैं वो 4 से 10 मतलब प्राथमिक, और उसमें 2 चरण होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो स्टेज ऑफ ईगो होता है, और यहाँ पे कौन सा होता है, तो स्टेज ऑफ ऑर्डर और पनिशमेंट, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट वाला होता है, यानी कि वहां पे आदेश और सजा, और यहाँ पे अपने बारे में सोच रहे, आत्म ईगो सेंट्रिज्म आ चुका है। तो यानी कि आज्ञा पालन दिख गया और दंड उन्मुखी, यानी कि का तो होगा ही आपका। तो का किस में है, 3 में है, यानी कि इसको एलिमिनेट कर दो, इसमें का नहीं दिया हुआ है। अब उसके बाद में आपने ये जाना कि सामाजिक लिखा है, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार के बारे में। तो सामाजिक अनुबंध के बारे में तो बच्चा कब सोचने लगा है, जब वो कहाँ पे आ गया है, जब वो दूसरे स्तर पर आ गया है, यानी कि वो कन्वेंशनल में आ गया। अच्छा कि क्या सही क्या गलत, तो यानी कि घा भी नहीं होगा, तो घा किस में है, घा इसमें, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दिए आप। फिर उसके बाद में हम आ गए कि व्यक्तिकता और विनियम,
व्यक्तिकता और विनियम, यानी कि हमने रेगुलेशन वाला तो कोई पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी हमने रेगुलेशन वाला तो कुछ पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब कि खा किस में है, इसमें, तो ये भी गलत। बचा क्या, केवल गा बचा। अब गा को देखो, मैंने कहीं पे पढ़ा, यहाँ पे मैंने नहीं पढ़ा इसको, हमें नहीं पता था कि गा सही है या गलत है, लेकिन मैंने केवल ये देखा कि आज्ञा पालन तो सही है, आज्ञा पालन सही है। और मुझे ये पता है कि एक प्री कन्वेंशनल होता है, कन्वेंशन होता है और पोस्ट कन्वेंशनल होता है। और प्राइमरी के बारे में बोला तो प्री कन्वेंशनल बोला। इस तरीके से आप एलिमिनेशन की ट्रिक लगाना और वहां पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपने तो पढ़ा ही नहीं, हमने देखिए जब मैं सॉल्व करी थी मैंने पढ़ा क्या, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन हम फिर भी तो आंसर में पहुंच गए ना। ऐसे ही हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। सही और गलत के बारे में जब हम क्या कर रहे हैं, निर्णय लेने में जो हमारी चिंतन प्रक्रिया जो शामिल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट सेशन में मैंने करवाया है, अभी भी मैंने रिवाइज करवा दिया है। उसको सहयोग की नैतिकता कहते हैं, या नैतिक तर्कणा कहते हैं, या नैतिक यथार्थवाद कहते हैं, या नैतिक दुविधा कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं, तो नैतिक तर्कणा कहते हैं, मॉरल रीजनिंग कहते हैं। और जब दुविधा है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, तो नैतिक यानी कि मॉरल डायलेमा, नैतिक दुविधा, यानी कि आप निर्णय नहीं ले पाए। और जो चिंतन प्रक्रिया जो आपकी काम कर रही है सही गलत के बीच में, उसे हम नैतिक तर्कणा, मॉरल रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। कोलबर्ग के अनुसार ऐसा है, ठीक। फिर उसके बाद में कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों से नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे हो सकता है बताइए। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। क्या बोला गया, फिर से पढ़ो। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है बताइए। तो नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया, हाइंस डिलेमा हमने देखा ना। हाइंस डिलेमा में उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रश्न रखे और वही प्रश्न बच्चों से पूछ रहे हैं। तो बच्चों का विकास यानी कि नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जाता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में क्या किया जाए, तो उन्हें शामिल कर लिया जाए, और वैसे ही जाकर के क्या होगा, वैसे ही उन्हें नैतिक मूल्यों के विकास करवा सकते हैं शिक्षक। उन्हें शामिल कर लो ना, उनसे प्रश्न करो, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, जो कि हाइंस डिलेमा में हमने देखा, ठीक। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। तो क्या है नैतिक विकास के चरणों का लक्षण, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, न कि सामान्य प्रतिमान, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, या विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आग की ओर बढ़ते हैं। बताइए यहाँ पे क्या सही होगा। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। तो क्या है, हमने क्या देखा था, तो इन्होंने माना कि ये जो नैतिक विकास होता है, तो वो नैतिक विकास सार्वभौमिक होता है। नैतिक विकास के चरण का लक्षण क्या है, सार्वभौम है, वो यूनिवर्सल है। तो सार्वभौम ढूंढ लो क्या है, कहाँ पे लिखा है, तो सार्वभौम यहाँ लिखा है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस हो गया। इन्होंने शुरू में ही बता दिया ना, सार्वभौमिक है, वो यूनिवर्सल है, सबके साथ में यही हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल एक जन के साथ में है, ठीक। फिर उसके बाद में क्या दिया गया है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य या पारिवारिक अपेक्षाएं। बताइए यहाँ पे बोला गया है कि पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। तो किस तरह से प्रवृत्त होता है बच्चा बताइए, तो अंतर्निहित संभावित दंड। नहीं करूंगा तो मुझे क्या दंड मिल जाएगा, होमवर्क करके जाऊंगा, नहीं तो कल टीचर ना हाथ ऊपर करके मुझे खड़ा कर देगी। बिल्कुल होमवर्क करके जाना है, बच्चा होमवर्क करके आया है, ठीक है। तो ये क्या, अंतर्निहित संभावित दंड। और वो पूछा भी तो वही गया था आपसे, पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल के बारे में पूछा गया और हमने बता दिया दंड।
इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखिए सॉल्व करना है। पढ़ तो लिया हमने थ्योरी, लेकिन एमसीक्यू भी आपसे बनना चाहिए साथ में, और मैं इसीलिए आपको सॉल्व करवा रही हूँ कि आप लोगों को केवल मैंने क्वेश्चन दिया नहीं है, मैं आप लोगों को सॉल्व साथ में मिल करके हम सॉल्व कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि आप लोगों से बनने चाहिए ये प्रश्न, ठीक है। एग्जाम में यदि इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आपसे सभी प्रश्न बनने चाहिए। फिर क्या दिया गया है कि कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं क्या? शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण या संज्ञानात्मक विकास के चरण। बताइए इन्होंने क्या प्रस्तुत किया, कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया? तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए, और चरण कितने हैं? 6 हैं। स्तर कितने हैं? 3 हैं। सबको 2-2 भागों में इन्होंने विभक्त किया है। प्रत्येक जो स्तर थे उनको 2-2 भागों में विभक्त करके इन्होंने 6 चरण बना दिए। पूछा गया चरण कितने? 6। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस आई होप आप सभी से बने होंगे, थ्योरी भी समझ में आई होगी और क्वेश्चंस भी आपसे बने होंगे। और इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करेंगे, जहाँ पे हमने कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हमने देखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। लेकिन सेशन को एंड करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि आपको सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ भी ले सकें और पढ़ भी सकें। और यदि आपको ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के साथ में जुड़ करके अपनी सीजी टेट की प्रिपरेशन यदि जारी रखनी है, क्योंकि सीजी टेट आप पढ़ रहे हैं उसके बाद सी टेट भी है आपका, तो आपको हार नहीं मानना है। हार कैसे माने? हमको तो शिक्षक भर्ती चाहिए ना, शिक्षक भर्ती आने वाली है, शिक्षक भर्ती में हमें पात्रता चाहिए, हम चाहे वो सीजी टेट वाली हो चाहे वो सी टेट वाली हो, तो पढ़ना तो आपको यही है। सी टेट में भी आपको यही पढ़ना है, सीजी टेट में भी यही पढ़ना है, तो बिल्कुल पढ़ते रहिए। और पढ़ने के लिए यदि आप चाहते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ आपकी कहीं पे कुछ मदद कर सकता है, तो ज़रूर आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के आप सीजी टेट के कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना है कि क्या करना है, या किसी प्रकार की दुविधा है, या फिर आप डायरेक्टली मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ से अपने कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।